इस बार आपका एग्जाम थ्योरी वाइज नहीं ऑब्जेक्टिव वाइज है, और सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही आएंगे, लेकिन उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले उस चैप्टर की थ्योरी पढ़नी बड़ी जरूरी है, क्योंकि बिना थ्योरी पढ़े उस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हो यार। तो इसीलिए MJPRU यूनिवर्सिटी यानी कि MJPRU ने आपसे ये नहीं कहा कि यार आप थ्योरी मत पढ़ो, ऑब्जेक्टिव ही पढ़ो, पहले थ्योरी पढ़ो फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ो, तो देखना यार पढ़ने का मजा ही अलग आएगा बिल्कुल। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूं चैप्टर सेकंड क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, चैप्टर सेकंड क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि इस साल पेपर में आने वाले हैं, और वो कौन कौन से क्वेश्चन है वो हम एक बार देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेता हूं मैं, ध्यान से देखना बेटे। प्लांक कांस्टेंट, ध्यान देना बेटे, प्लांक कांस्टेंट। ठीक है सर, प्लांक कांस्टेंट का संख्यात्मक मान होगा। वैसे तो आपको याद होना चाहिए यार, ये प्लांक कांस्टेंट का संख्यात्मक मान आपको याद होना चाहिए। अगर ये याद नहीं है तो फिर आपने यार चैप्टर में क्या कर रखा है, क्यों? तो पहला नंबर देखो मैं दे रहा हूँ 6.64 गुणा 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है मेरे पास 6.64 गुणा 10⁻32 जूल सेकेंड। ठीक है भाई। अच्छा, मैं थर्ड एग्जांपल दे रहा हूँ 6.63 गुणा 10⁻30 जूल सेकेंड, और फोर्थ में दे रहा हूँ इनमें से कोई नहीं। जरा मुझे बताओ बेटे कौन सा सही होगा? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलो साहब, इनमें से कोई नहीं। अब जरा मुझे पहला बताओ इसका रियल आंसर क्या होना चाहिए, कितना होगा? देखो, अगर एग्जाम में 6.64 हटा भी देना तो हमें कोई डाउट नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 6.6 गुणा 10⁻−34 जूल सेकेंड भी इसका आंसर होता। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? ये वाला 6.64 गुणा 10⁻−34 जूल सेकेंड। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और यार समझ जाओगे आप क्या टॉपिक है, बताओ कितना ईजी क्वेश्चन है। अच्छा, मैं सेकेंड क्वेश्चन की बात करूँ, सेकेंड नंबर मेरा आता है कॉम्पटन विस्थापन। ध्यान देना बेटे, कॉम्पटन विस्थापन। और ये सर क्या बोल दिया, ये तो कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ा नहीं है। डेल्टा लैम्डा का न्यूनतम मान होगा, न्यूनतम मान होगा, बता जरा, होगा जब, पहला नंबर में दे रहा हूं, इसका सेकंड नंबर दे रहा हूं मैं, पहला नंबर में दे रहा हूं जब मेरे पास कोण 0 डिग्री का होगा, जब मेरे पास कोण 100 डिग्री सेल्सियस होगा यानी कि 100 डिग्री होगा, और थर्ड नंबर मेरे पास है जब एंगल मेरे पास 90 डिग्री होगा, और फोर्थ नंबर है जब एंगल मेरे पास 45 डिग्री होगा। जरा बताओ राइट आंसर कौन सा होगा? कॉम्पटन इफेक्ट, यानी कि कॉम्पटन इफेक्ट में कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट का मान न्यूनतम कब होता है? कब होता है बताओ जरा? साइन जीरो का मान 0 होता है, तो पूरे का पूरा ये वाला हमारा आंसर है। 90 मत लगा ना, क्योंकि आपका अधिकांश जगह 90 लगेगा, ध्यान देना, क्योंकि कॉम्पटन इफेक्ट में साइन यूज होता है और साइन 90 का मान 1 होता है, तो यहाँ तो मैक्सिमम होता है। यहाँ क्या होता है? साइन 0 का मान 0 होता है, तो कॉम्पटन इफेक्ट में जो तुम्हारे पास कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट आता है उसका न्यूनतम मान 0 डिग्री पे होता है। बहुत ही मौज क्वेश्चन है यार, पढ़ के जाना, बढ़िया क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन मेरे पास आता है, थर्ड क्वेश्चन आता है मेरे पास एक आइंस्टाइन, ध्यान देना, एक आइंस्टाइन का मान है, यानी कि एक आइंस्टाइन का मान होगा। जरा मुझे बताओ बेटे एक आइंस्टाइन का मान कितना होगा? मैं ऑप्शन दे रहा हूं पहले लिखने के लिए आपको। पहला ऑप्शन है मेरे पास NH न्यू अपॉन लैम्डा, सेकंड नंबर है मेरे पास लैम्डा बराबर H अपॉन mv, और फोर्थ नंबर है, थर्ड नंबर है मेरे पास NH न्यू, और फिफ्थ नंबर है मेरे पास H न्यू। जरा मुझे बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बताओ बेटा इसका राइट आंसर कौन सा होगा? एक आइंस्टाइन का मान कितना होगा? बहुत ही मौज क्वेश्चन है यार, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पढ़ो क्योंकि यही क्वेश्चन पेपर में आते हैं। जरा बताओ एक आइंस्टाइन का मान कितना होगा? देखो राइट आंसर हमारा ये वाला, जहाँ n क्या है, फोटोनों की संख्या मान के चलो, h क्या है तुम्हारे पास, प्लांक कांस्टेंट है, और न्यू क्या, प्रकाश की आवृत्ति है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या है, एक आइंस्टाइन की वैल्यू होती है। ध्यान देना NH न्यू पे टिक मार लेना बढ़िया करके। ठीक है, अच्छा ये बताओ प्रकाश वैद्युत प्रभाव की सफलतापूर्वक व्याख्या किसने करी है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जरा मुझे बताओ, क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास आ गया, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ध्यान देना, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या सफलतापूर्वक किसने की है? देखो आए तो बहुत सारे हैं, सफलतापूर्वक किसने की है? किसने की है? देखो किसने की है, ऑप्शन नंबर दे रहा हूं मैं पहला। चलो पहला ऑप्शन में देता हूं, इसमें
तो मेरे पास पहला ऑप्शन रहेगा आइंस्टीन, ठीक है, आइंस्टीन रहेगा। दूसरा ऑप्शन रहेगा मेरे पास बोहर, बताना है आपको दिमाग लगा के। और थर्ड मेरे पास ऑप्शन रहेगा, ठीक है, थर्ड मेरे पास ऑप्शन रहेगा टॉमसन, ठीक है। और फोर्थ मेरे पास ऑप्शन रहेगा लिनार्ड। ज़रा मुझे बताओ इन चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा? प्रकाश वैद्युत प्रभाव की सफलतापूर्वक व्याख्या किसने करी? हर साल एक क्वेश्चन आता है, ध्यान देना इससे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आएगा पहले यार। अब बताओ ज़रा कि भाई प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या सफलतापूर्वक किसने करी है? अब आप तो ये सोच रहे हो यार कि थ्योरी ना पढ़ें, थ्योरी पढ़ो यार। जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे तब तक इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर लोगे? यही मैं बार बार कहता हूँ, थ्योरी पढ़नी बड़ी ज़रूरी है। जितनी थ्योरी पढ़ोगे इतने ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे और उससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के, पहले थ्योरी पढ़ो और जितने लेक्चर मैंने डाले हैं वो सब पढ़ो, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे पास कौन सा बेटा? ये वाला है। क्या है? आइंस्टीन है। क्या आंसर है इसका? आइंस्टीन है। तो ये राइट आंसर है। कौन हमारे पास? आइंस्टीन। आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की सफलतापूर्वक व्याख्या करी है। अब इसके बाद नया क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन। हाँ सर पांचवा क्वेश्चन बताओ। तो पांचवा क्वेश्चन मेरे पास होता है बेटे आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण। आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण तो वो क्या होती है? ध्यान देना सर लाइन पे, मैं लिख दे रहा हूँ कि भाई आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण, ठीक है सर। आइंस्टीन की, आइंस्टाइन ही बोलते हैं इसको, आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण होगी, प्रकाश वैद्युत समीकरण होगी, प्रकाश वैद्युत समीकरण होगी। क्या है यार, कितने इजी क्वेश्चन है। अगर आप थ्योरी पढ़ लोगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बड़े इजी हो जाएंगे। पहला नंबर देखो, पहला नंबर है देखो कुछ इस टाइप से दे रखा है 1/2 mv², ठीक है, माइनस के h न्यू माइनस के न्यू नोट, ठीक है। सेकंड नंबर मेरे पास दे रखा है 1/2 mv² बराबर h न्यू नोट माइनस के न्यू, ठीक है। थर्ड नंबर मेरे पास दे रखा है 3/2, ठीक है, 3/2 mv² बराबर h न्यू माइनस के न्यू नोट। और लास्ट चौथा नंबर है मेरे पास h/mc, h/mc r इक्वल टू h/mc r इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा। अब जरा मुझे बताओ इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? आप फंस गए। प्रकाश वैद्युत समीकरण पढ़ तो रखी है आपने, प्रकाश वैद्युत प्रभाव भी पढ़ रखा, ठीक है। आइंस्टीन ने उसकी व्याख्या करी है सफलतापूर्वक, वो भी लास्ट में करी है। और सन 1924 में आइंस्टीन को इस प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। बहुत सारे साइंटिस्ट आए लेकिन कोई भी साइंटिस्ट इस प्रकाश वैद्युत प्रभाव को सफलतापूर्वक नहीं समझा सका। लास्ट में यही आइंस्टीन आते हैं जो इस प्रकाश वैद्युत प्रभाव को स्पष्ट रूप से समझाते हैं कंप्लीटली। अब जरा मुझे बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होगा? लग ये रहा होगा आपको, है ना, ये वाला लग रहा होगा पक्का, ये वाला लग रहा होगा आपको पक्का, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये बहुत मिस्टेक हो गई है। तो ये जो है हमारे पास राइट आंसर होगा, ठीक है, 1/2 mv² माइनस h न्यू माइनस न्यू नोट, ठीक है। तो ये राइट आंसर है। इस पर ऐसे ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान दो। चलो ठीक है, अगला मैं क्वेश्चन लेता हूँ भाई। ये क्वेश्चन कौन सा? मैं चौथा है, ये क्वेश्चन मेरे पास पाँचवा हो गया सर। छठा क्वेश्चन मेरे पास, अच्छा ये बताओ डी ब्रोगली समीकरण क्या है? डी ब्रोगली, ये तो कई बार पूछा गया है यार। डी ब्रोगली समीकरण है, इसमें पहला ऑप्शन मेरे पास दे रखा है λ/mv, दूसरा मेरे पास ऑप्शन है h/mv, ठीक है। और थर्ड मेरे पास ऑप्शन है, इसमें थर्ड ऑप्शन दे रखा है मुझे mv न्यू बार, ठीक है। और फोर्थ मेरे पास ऑप्शन है ऑप्शन है h/v। जरा बताओ इसमें मेरे पास राइट आंसर कौन सा होगा? बताओ राइट आंसर कौन सा होगा? λ/mv है, h/mv है, m न्यू बार h/v है। राइट आंसर कौन सा? ये वाला आंसर है मेरे पास, राइट, ठीक है। टिक मार लेना शेयर के इस पे कि डी ब्रोगली समीकरण कौन सी होती है? h/mv होती है, लैम्डा बराबर h/mv होती है। क्या होती है? लैम्डा बराबर h/mv होती है। डी ब्रोगली इक्वेशन पेपर में आता है और बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, थ्योरी पढ़ लेना पड़ेगा करके इस चीज़ की भी, ठीक है। तो ये कितने क्वेश्चन हो गए मेरे पास? मेरे पास हो गए 5, 6, 7वां क्वेश्चन देखो जैसे करके। इसका जो 7वां क्वेश्चन आता है बेटे, 7वां क्वेश्चन मैं तुम्हें और करवाता हूँ। अच्छा ये बताओ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोला जाता है इसको, या बोलते हैं संकारक? ऑपरेटर बोल दो या बोल दो संकारक है। चलो बताओ जरा हैमिल्टोनियन, ठीक है, हैमिल्टोनियन संकारक क्या होता है तुम्हारे पास? हैमिल्टोनियन संकारक क्या होता? बताओ हैमिल्टोनियन संकारक, इसका फॉर्मूला याद है? हैमिल्टोनियन संकारक पता है कुछ? ऐसे टिक मार, बस हो जाएगा काम, टिक मार गई। जैसे पढ़ो से घर पे जाके देखो, हैमिल्टोनियन संकारक का फॉर्मूला मैं डायरेक्टली लिखवा जाऊँ h² / 8 π² m लाप्लासियन ऑपरेटर
प्लस भी, ठीक है। ये हैमिल्टन संकारक होता है। 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 ऑप्शन में से याद करो, 4 ऑप्शन में इसको याद करो कि हाँ भाई ये होता है हैमिल्टोनियन संकारक, ठीक है। कौन सा है? हैमिल्टोनियन संकारक -h²/8 π² m लाप्लासियन ऑपरेटर प्लस भी। न्यू नहीं है क्या बेटे, ये भी फॉर होता है एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। तो ये याद करो हैमिल्टोनियन संकारक। अच्छा ये बताओ हैमिल्टोनियन संकारक किस पर आधारित है? संवेग पे, ऊर्जा पे, वेग पे, किस पर आधारित है? ऊर्जा पर आधारित होता है। तो यहाँ तक हमारे 7 क्वेश्चन हो गए हैं। अब 8वां क्वेश्चन आता है वो, और देखो अब जो मेरे पास 8वां क्वेश्चन आता है बेटे, वो क्वेश्चन होता है मेरे पास 8वां। देखो कितना ईजी क्वेश्चन है 8वां, बस तुम्हें ध्यान देना है, ध्यान से मेरे पास बिल्कुल बोर्ड में फोकस रखना है कि भाई हाइजेनबर्ग की, किसकी? हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत है। बताओ जरा मुझे, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत है। वाह क्या बात है, क्या है सिद्धांत वो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है, हाँ सर ऑप्शन तो दो, ऑप्शन दो, जब तक याद नहीं होगा, पता नहीं होगा यार ऑप्शन पे कैसे टिक लगाओगे? क्या ये मेरे पास राइट आंसर है? देखते हैं सर, ΔX मल्टीपल ΔP इज लेस देन टू h/4π, क्या ये मेरे पास राइट आंसर है? हाँ सर पहले बताएंगे, पहले सबके सब ऑप्शन लिखो, या ये मेरे पास ऑप्शन है भाई, या फिर मेरे पास ये ऑप्शन है चौथा नंबर, ΔX मल्टीपल ΔP इज ग्रेटर देन टू h/6π। जरा इसमें से मुझे राइट आंसर बताओ। अगर आपने हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ रखा पहले, तो श्योर है कि आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे, बता दोगे कि यार ये राइट आंसर होगा। इसका कौन सा होगा? ये होगा। और ये पढ़ भी रखा, फर्स्ट ईयर से अब तक पढ़ के आ रहे हो, तो सिंपल सी बात है यार, याद ही होगा। ΔX मल्टीपल ΔP इज ग्रेटर देन टू h/4π, हो जाएगा याद? हाँ सर हो जाएगा याद। चलो नवा क्वेश्चन करवा दो सर जल्दी जल्दी। हाँ यार नवा क्वेश्चन करवा दें, ठीक है। आपने पढ़ रखा 1 डायमेंशनल बॉक्स में कण की 0 पॉइंट एनर्जी कितनी होती है? जरा मुझे बताओ जरा। यानी कि एक विमीय, कौन सी विमीय? एक विमीय, हाँ सर एक विमीय बॉक्स, 1 डायमेंशनल बॉक्स ही कर दिया, ओहो 1 डायमेंशनल बॉक्स, यानी कि एक विमीय बॉक्स में कण की 0 पॉइंट एनर्जी, कण की 0 पॉइंट एनर्जी है। चलो है कर दिया मैंने। तो देखो ऑप्शन आएंगे, कई ऑप्शन आएंगे इसमें, लेकिन मैं आपको राइट चीज लिखवा दूं। जो हमारा राइट आंसर है वो है En बराबर n² h², यानी कि n² h² 8ma²। ध्यान देना 8ma², जहां n जो है बेटे वो है 1। कितना है? n क्या है मेरे पास? 1 है। तो सब क्वेश्चन जितने भी आए ऑप्शन सबको भूल जाओ, एक ही ऑप्शन याद रखो, En बराबर n² h² अपॉन 8π 8ma²। बस इस पे टिक मारिए। अब जितना याद करोगे समझोगे इस चीज को, उतना ज्यादा दिमाग में फंसे रहेगा। लेकिन थ्योरी पढ़ना बड़ा जरूरी है। बिना थ्योरी, अगर मान लो तुमने थ्योरी ना पढ़ी है तो यार कैसे पता होगा आपको कि यार 1 डायमेंशनल बॉक्स के लिए 0 पॉइंट एनर्जी कितनी होती है? अगर थ्योरी पढ़ी हुई होती तो श्योर है आप बिना देखे टिक लगा दोगे ऐसे। चलो मैं क्वेश्चन और देता हूँ, और क्वेश्चन मैं देता हूँ तुम्हारे पास एक होता है, तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 10 आता है, बहुत स्पेशल क्वेश्चन है यार। यानी कि समय अनिर्भर, ध्यान देना, समय अनिर्भर, वाह क्या बात है, समय अनिर्भर, ध्यान दो, समय अनिर्भर श्रोडिंगर इक्वेशन, समय अनिर्भर श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है, होगी। कौन सी होगी? ऑप्शन लिख रहा हूं। हाँ सर ऑप्शन बताया करो यार पूरे। ई साइन, ठीक है। फिर सेकंड इक्वेशन मेरे पास है एस साइन इक्वल टू ई माइनस के भी साइन, ठीक है सर। एक थर्ड ऑप्शन और दे दो, आपके से पक्का बता देंगे हैं भाई। लो साहब ये वाला ऑप्शन मैंने दे दिया, अब बताओ चलो। लो साहब चौथा ऑप्शन मैंने दे दिया, एच, मैंने यहाँ से क्या काम करा, मैंने यहाँ से एच प्लस ई कर दिया, और मैंने यहाँ से साइन कॉमन ले लिया, बराबर मैंने 0 कर दिया। अब 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों के चारों आपको सही लग रहे होंगे, चुनना आपको है। बस अब चुनो जरा, क्या आंसर आएगा इसका? ये वाला आंसर राइट है। पढ़ लियो सही करके, याद कर लियो कि भाई हमारा राइट आंसर कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है यार ये वाला, पेपर में पूछा जाता है। कितने क्वेश्चन हो गए? 10 हो गए। चलो साहब 11वां क्वेश्चन और करवा दो। हाँ सर बड़ा डर लग रहा है 11वें क्वेश्चन से, तो डर लग रहा है। मरता क्या नहीं करता, वही वाला ऑप्शन है समय। पढ़ो, मेहनत करो, ठीक है। 11वां क्वेश्चन मेरे पास कौन सा आता है वो हम चेक कर लेते हैं। अच्छा आपने पढ़ रखा बोहर, हाँ सर पढ़ रखा है, बोहर का सिद्धांत है, बोहर का सिद्धांत है,
ठीक है, 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, चारों से लगाऊंगा आपको। तो भैया पहला ऑप्शन मेरे पास है बोहर का सिद्धांत है, तो बोहर का पहला नंबर जो मेरे पास आता है वो आता है mVr इक्वल टू NH/4π। ठीक है सर। दूसरा नंबर दे दो mVr इक्वल टू H/NH/2π। सही है सर। थर्ड नंबर दे दो mVr इक्वल टू H/mc। ठीक है सर। और चौथा नंबर दे दो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ये मैंने ऑप्शन दे दिया। अब मुझे ज़रा बताओ राइट आंसर कौन सा होगा इसमें से। एक राइट आंसर है, एक राइट आंसर कौन सा हमारे पास, ये वाला। ध्यान देना, ये बोर का नियम होता है mVr इक्वल टू NH/2π। ठीक है, नाभिक के चारों ओर घूमते इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग H/2π का पूर्णांक गुणज होता। ठीक है, तो ये पहली परिकल्पना थी बोर के नियम की। पढ़ो बढ़िया करके, याद करो ठीक से इस क्वेश्चन को। एक चीज और है यार जो पेपर में छूट रहा, मैं एक क्वेश्चन छूट रहा, और वो कौन सा छूट रहा, वो है हमारे पास हैमिल्टोनियन। ठीक है, हैमिल्टोनियन संकारक है। किसका संकारक है? ऊर्जा का है, घनत्व का है, दाब का है, ताप का है, किसका संकारक है? ये और यार बहुत ही मस्त क्वेश्चन है यार, हर साल पेपर में आता है। बढ़िया करके याद करो उस क्वेश्चन को। 11वां यानी कि 12वां क्वेश्चन है मेरे पास। 12वां क्वेश्चन है हैमिल्टोनियन। कौन सा क्वेश्चन है? हैमिल्टोनियन। ध्यान देना, हैमिल्टोनियन संकारक है, हैमिल्टोनियन संकारक है। संकारक है, किसका संकारक है? हैमिल्टोनियन। पहला नंबर है भाई ऊर्जा का है। ठीक है, बताना पड़ेगा आपको किसका है। सेकंड नंबर क्या दिया? घनत्व का है। वाव क्या बात है यार। और थर्ड नंबर दे दिया है इन्होंने कि भाई मेरे पास है ऊर्जा का है, घनत्व का है, दाब का बोल दिया इन्होंने। ठीक है भाई, और चौथा नंबर बोल दिया ताप का। अब जरा मुझे बताओ बेटे इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? हैमिल्टोनियन संकारक किसका है तुम्हारे पास, बताओ जरा, किसका संकारक है? ऊर्जा का है, घनत्व का है, दाब का है, या ताप का है? किसका है? ऊर्जा का होता है। किसका होता है बेटे? ऊर्जा का होता है। हैमिल्टोनियन संकारक जो है वो ऊर्जा का क्या होता है? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। किसको? हैमिल्टोनियन संकारक को इंग्लिश में बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ठीक है, और ये किसका होता है? ऊर्जा का हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है। ऑलवेज याद कर लो, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद जो मेरे पास 13वां क्वेश्चन आता है बेटे, और वो 13वां क्वेश्चन होता है मोलिकुलर ऑर्बिटल मेथड से। ठीक है, या मोलिकुलर ऑर्बिटल मेथड से जो ऑर्बिटल होते हैं उनको आप किस प्रकार व्यक्त करोगे, यानी कि आणविक, इसको हिंदी में कहते हैं आणविक कक्षक। ठीक है, विधि से, आणविक कक्षक विधि से। ठीक है, ऑर्बिटल को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है, किस प्रकार व्यक्त किया जाता है, किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? जरा मुझे बताओ बेटे किस प्रकार व्यक्त किया जाता है। सारे क्वेश्चन मोस्ट ले रहे हो सर, ये तो पढ़ा ही ना हमने आज तक है। देखो एस के रूप में, एस पी डी तथा एफ के रूप में व्यक्त किया जाता है, या फिर इसका जो सेकंड नंबर मेरे पास आता है, इसका जो सेकंड नंबर मेरे पास आता है वो आता है सिग्मा पाई, सिग्मा स्टार और पाई स्टार। ठीक है, पाई स्टार। या फिर थर्ड नंबर मेरे पास आता है एन एल एम एस, और चौथा नंबर मेरे पास आता है उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। बताओ जरा राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर कौन सा है? मोलिकुलर ऑर्बिटल को आप कैसे शो करते हो बताओ जरा मुझे। ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, पर मोलिकुलर ऑर्बिटल दिस होते हैं। ठीक है, सिग्मा पाई, पाई स्टार और सिग्मा स्टार से हम क्या करते हैं? मोलिकुलर ऑर्बिटल को शो करते हैं। रट्टा मान लो, याद कर लो, दिमाग में फांस लो कि इस पे टिक लगा आना। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। आणविक कक्षक विधि से ऑर्बिटल को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? तो सिग्मा पाई, सिग्मा स्टार, पाई स्टार में व्यक्त किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन, यानी कि इसके अलावा 14 क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन में ले रहा हूं, और 14वां क्वेश्चन बड़ा ही मोस्ट होने वाला है। ध्यान देना है 14वें क्वेश्चन पे कि क्वांटम यांत्रिकी में, काय में? क्वांटम यांत्रिकी में। ठीक है भाई, क्वांटम यांत्रिकी में, क्वांटम यांत्रिकी में। ठीक है सर, क्वांटम, अरे यार एक लगाओ डंडा। ठीक है, क्वांटम यांत्रिकी में 1s दर्शाता है। 1s ऑर्बिटल क्या दर्शाता है? 1s ऑर्बिटल दर्शाता है। अब क्या दर्शाता है वो मुझे जरा बताओ बेटे, क्या दर्शाता है ये? पहला नंबर में लिख रहा हूं मैं तरंग की अवस्था, तरंग की अवस्था, ये पहला ऑप्शन है इसका, तरंग की अवस्था दर्शाता है। सेकंड ऑप्शन है मेरे पास इसका, सेकंड ऑप्शन मेरे पास ये है कि एक इलेक्ट्रॉन का तरंग आयाम, एक इलेक्ट्रॉन का तरंग आयाम। ठीक है, और थर्ड मेरे पास ऑप्शन है इसका इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा।
ठीक है। और चौथा नंबर है मेरे पास, चौथा नंबर मेरे पास आता है कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है। अब आपका देखो, आपके माइंड में एक क्वेश्चन फंस रहा होगा, ये चारों ऑप्शन आपको सही लग रहे होंगे, उसमें जो राइट आंसर आपको लग रहा होगा वो ये लग रहा होगा कोई महत्व नहीं है। पक्का ना मानो तो दिमाग से पूछ लो अपने कि आपको जो है इसका राइट आंसर सिर्फ एक ही लग रहा है और वो ये लग रहा है कि कोई महत्व नहीं है, पर गलत है। आपकी सोच कैसी है इस क्वेश्चन के प्रति, थोड़ी सी गलत है। क्यों है? क्योंकि इसका राइट आंसर है एक इलेक्ट्रॉन का तरंग आयाम। ध्यान देना है, एक इलेक्ट्रॉन का तरंग आयाम, ये है हमारा राइट आंसर इसका। चलो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद देखते हैं फिर। अब 15वें क्वेश्चन पे ध्यान देना, बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है जो मैं ले रहा हूँ। और 15वां क्वेश्चन मेरे पास है, देखो कितना इजी क्वेश्चन है 15वां, कि देखो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल, ध्यान देना, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल का रेखीय संयोजन होता है, का रेखीय संयोजन होता है तो आणविक कक्षकों की संख्या कितनी होगी? आणविक कक्षकों की संख्या, आणविक कक्षकों की संख्या होगी, देखना होगा कितनी होगी। पहला नंबर ले रहा हूं मैं 2 होगी, दूसरा नंबर ले रहा हूं मैं 3 होगी, चौथा नंबर ले रहा हूं मैं 6 होगी, और 5वां नंबर ले रहा हूं मैं 10 होगी। बताओ मेरे पास राइट आंसर कौन सा होगा? जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल का रेखीय संयोजन होता है, लीनियर क्या होता है? लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। तो बेटे ये बताओ जरा मुझे, तो आणविक कक्षक यानी कि मोलिकुलर ऑर्बिटल की संख्या कितनी होगी? तो आपको पता होना चाहिए कि यार लीनियर एटॉमिक ऑर्बिटल की संख्या जो होती है वो मोलिकुलर ऑर्बिटल की संख्या के बराबर होती है। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल भाग लेंगे तो दो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? ये वाला, ठीक है, 2 ही होगी। और 16वां नंबर मेरे पास आ जाता है, ये बताओ हाइड्रोजन परमाणु की Nv कक्षा की ऊर्जा कितनी होगी? हाइड्रोजन परमाणु की Nv कक्षा की ऊर्जा कितनी होगी? Nv कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी? इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी? ऊर्जा कितनी होगी बताओ जरा मुझे। देखो इसका राइट आंसर मैं लिखवा दे रहा हूं, En इक्वल टू -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ऑप्शन कितने भी दे रखे हो, 3-4 ऑप्शन दे रखे हो, पर अपने ऑप्शन पे ध्यान देना है, अपनी चीज पे ध्यान देना। क्या है अपनी चीज? En इक्वल टू -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 4 ऑप्शन में ये अलग चमकता हुआ आपको दिखाई देगा, और जब ये चमकता हुआ दिखाई देगा तो टिक मार देना कि हाँ यही चीज है, ठीक है। नहीं तो इसे याद करो ठीक से इस फॉर्मूले को, En इक्वल टू -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। अब ऑप्शन कुछ भी दे रखे उन्हें अदर, ठीक है। तो मेरे पास एक 17वां क्वेश्चन और आता है। 17वां क्वेश्चन मेरे पास आता है, हाइड्रोजन परमाणु का विभव होता है, हाइड्रोजन परमाणु का विभव होता है। ठीक है सर, हाइड्रोजन परमाणु का विभव होता है। हाँ सर बता दो यार विभव होता है कितना होता है? हाइड्रोजन परमाणु का विभव होता है। चलो साहब पहला नंबर ले रहा हूँ मैं हाइड्रोजन परमाणु के विभव में। मेरे पास आता है, देखो या था मेरे पास विभव Vr इक्वल टू -k A/r। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है मेरे पास 0, तीसरा ऑप्शन है मेरे पास Vr यानी कि 0 का मतलब Vr इक्वल टू 0 दे रखा है, ऐसे इसमें Vr इक्वल टू -k R/A कर रखा हो। फोर्थ नंबर है मेरे पास Vr इक्वल टू -k R/T थीटा। जरा बताओ, अब देखो आपका जो दिमाग चल रहा होगा ना वो इसमें जा रहा होगा कि यार यही आंसर होगा राइट। आधे से ज़्यादा बच्चे तो इस पे टिक मार्क आएंगे जिन्हें पता नहीं होगा, तो तुक्का मार रहे हैं बिल्कुल ज़बरदस्ती, जिंदा तुक्का एकदम। लेकिन राइट आंसर कौन सा हमारे पास? ये वाला, ठीक है, ये हमारा पास आंसर कौन सा राइट आंसर है? याद कर लो, पेपर में जब आए पेपर में हाइड्रोजन परमाणु का विभव होगा कितना होगा? Vr इक्वल टू -A/r होगा, Vr इक्वल टू -k A/r होगा। बहुत सारे क्वेश्चन तो बड़े इजी पूछ लेता है, लेकिन आपको लगता क्या है जैसे बड़ा हार्ड क्वेश्चन हो। फॉर एग्जाम्पल देखो 17वां क्वेश्चन मेरे पास हो गया। अब एक 18वां क्वेश्चन और करवा रहा हूँ मैं। 18वां क्वेश्चन है मेरे पास, 18वां क्वेश्चन मेरे पास है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो आणविक कक्षकों, ध्यान देना जरा बेटे, आणविक कक्षकों या मैंने बोल दिया आणविक अक्षों पर, आणविक अक्षों पर पाई तथा पाई स्टार आणविक कक्षकों की आकृति, कक्षकों की आकृति क्या होगी? कक्षकों की आकृति होगी
ठीक है। आणविक कक्षों पर पाई तथा पाई स्टार आणविक कक्षों की आकृति होगी। तो बेटे मैं पहला ऑप्शन ले रहा हूं इसका, गोलाकार होगी, ध्यान देना, गोलाकार होगी। दूसरा मैं ऑप्शन ले रहा हूं इसका, बेलनाकार होगी। कैसी होगी? बेलनाकार होगी। और नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास है इसका, दोनों होंगी, गोलाकार तथा बेलनाकार होंगी, गोलाकार तथा बेलनाकार होगी, बेलनाकार होगी। और लास्ट मेरे पास रह गया फोर्थ नंबर, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बताओ जरा कौन सा हमारा राइट आंसर होगा? इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर कौन सा है? राइट आंसर है मेरे पास पहला वाला, गोलाकार होगी। कभी दोनों पे टिक मारियो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में बड़ा मिस्टेक होती है। बेलनाकार था बेल, जैसे गोलाकार था बेलनाकार होगी। कैसी होगी आकृति? गोलाकार होगी। ध्यान देना इस क्वेश्चन पे, कैसी होगी? गोलाकार होगी। एक क्वेश्चन और है मेरे पास 19 में, डिवाई ताप क्षमता, डिवाई ताप क्षमता, ध्यान देना बेटे, डिवाई ताप क्षमता निर्भर करती है, निर्भर करती है। जरा बताओ मुझे किस चीज़ पर करती है? निर्भर करती है। पहला नंबर है मेरे पास डिवाई दाब पर, डिवाई दाब पर। दूसरा नंबर है डिवाई दाब पर, डिवाई ताप पर। और थर्ड नंबर है मेरे पास डिवाई आयतन पर। और फोर्थ नंबर है मेरे पास डिवाई घनत्व पर। जरा इनमें से एक राइट आंसर चुनो। तो भाई देखो, डिवाई ताप क्षमता है, तो डिवाई ताप क्षमता का कनेक्शन किससे होगा? डिवाई ताप से होगा। तो सिंपल सी बात है, हमारा आंसर क्या है? डिवाई ताप है। तो ऐसे क्वेश्चन तो बड़े इजी होते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग चलाने की बात होती है इसमें। एक लास्ट में 20वां क्वेश्चन रह गया, बस 20 ही क्वेश्चन करवाऊंगा, ज़्यादा नहीं। एक लास्ट 20 क्वेश्चन मेरे पास है। प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा निर्भर करती है, प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा निर्भर करती है, प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा निर्भर करती है, ऊर्जा निर्भर करती है। पहला नंबर चेक कर लेते हैं, निर्भर करती है। तो पहला नंबर है मेरे पास, तो ऑप्शन लेते हैं पहला नंबर तीव्रता पर। ठीक है, तीव्रता पर पहला नंबर लेते हैं, तीव्रता पर। दूसरा नंबर आता है तरंग दैर्ध्य पर। और थर्ड नंबर आता है मेरे पास आवृत्ति पर। और चौथा नंबर मेरे पास आता है बेटे, चलो मैं दे रहा हूँ, चौथा नंबर आता है मेरे पास कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब ज़रा मुझे बताओ राइट आंसर कौन सा है? राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर है बेटे आवृत्ति। कौन सा आंसर है मेरे पास? आवृत्ति पर, क्योंकि आपने फोटोन की ऊर्जा पढ़ रखी है। फोटोन की ऊर्जा का फॉर्मूला होता है E बराबर h न्यू। कौन सा होता है बेटे? E बराबर h न्यू, यानी कि फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो प्रकाश की आवृत्ति पर डिपेंड करती है। क्या पे डिपेंड करती है? प्रकाश की आवृत्ति पर डिपेंड करती है। तो 20 क्वेश्चन हो गए, और 20 के 20 क्या हमारे पास? मोस्ट क्वेश्चन है। अब इस चैप्टर के नेक्स्ट 20 क्वेश्चन मैं बनाऊंगा बाद में। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।